Hello and welcome to SPM IS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 19th December 2025. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we'll be covering from today's newspaper. The first topic is about definition of Aravalli Hills and Ranges. Important from our syllabus GS पेपर 3 environment point of view. देखिए कल भी हमने अरावली हिल्स की चर्चा की थी, लेकिन उससे संबंधित एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट कल के न्यूज़पेपर एनालिसिस में छूट गया था। उसको आज हम कवर करते हैं। कल भी हमने देखा था कि अरावली आर वन ऑफ द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंजेस इन इंडिया एंड दे एक्ट एज इकोलॉजिकल बैरियर इन प्रिवेंटिंग एक्सटेंशन ऑफ थार्ड डेजर्ट्स टू नदर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया। बट हाल फिलहाल में अरावली हिल्स आर फेसिंग थ्रेट्स बिकॉज ऑफ इलीगल माइनिंग एंड इंक्रोचमेंट। और हाल फिलहाल में डेवलपमेंट्स क्या हुए हैं इन रिसेंट टाइम्स, व्हाट डेवलपमेंट्स हैव बीन विटनेस्ड विथ रिस्पेक्ट टू अरावली हिल्स इज कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने एक कमेटी बनाई थी इन ऑर्डर टू ऑब्जेक्टिवली डिफाइन कि किन किन एरियाज को कहा जाएगा अरावली हिल्स, और उस डेफिनीशन को सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया है। सो एज आई टोल्ड यू कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज मेड ए कमिटी जिसको काम दिया गया टू डिफाइन Aravalli Hills and Ranges, and the definition given by this committee has been accepted by Supreme Court recently. तो वो डेफिनीशन क्या है वो कल के डिस्कशन में छूट गया था कि किन किन एरियाज को अरावली हिल्स कहा जाएगा, वो जरा देखते हैं। तो आज पर दिस कमिटी and now accepted by Supreme Court also, Aravalli Hill will be a landform whose elevation will be 100 meter or more. तो इन द अरावली डिस्ट्रिक्ट्स, जिन जिन डिस्ट्रिक्ट्स को अरावली डिस्ट्रिक्ट्स की तरह डेजिग्नेट किया गया है, वहाँ पे जो लैंडफॉर्म 100 मीटर या उससे ऊंचा होगा उसी को कहा जाएगा अरावली हिल्स। एंड अरावली रेंज विल बी कलेक्शन ऑफ 2 और मोर अरावली हिल्स विद इन रेंज ऑफ 500 मीटर्स। तो 500 मीटर की डिस्टेंस के अंदर अगर 2 हिल्स हैं, यानी कि 100 मीटर से ज़्यादा ऊंचे लैंडफॉर्म से हैं, तो उसको कलेक्टिवली कहा जाएगा अरावली रेंज। अब ये जो डेफिनेशन अडॉप्ट किया गया है, इसको लेकर के कुछ कंसर्न्स रेज कर रहे हैं एनवायरमेंटलिस्ट। उनका कहना है कि जो ओरिजिनल फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के असेसमेंट के हिसाब से टोटल लगभग 12,000 छोटे बड़े हिल्स थे अरावली के। अब इस नए ऑब्जेक्टिव डेफिनेशन के बाद सिर्फ 1000 के आसपास ही हिल्स को अरावली हिल्स का हिस्सा कहा जा सकता है, क्योंकि सरल भाषा में कहें तो 11,000 हिल्स ऐसे थे जिनकी हाइट 100 मीटर से कम थी। अब उनको अरावली हिल्स का हिस्सा नहीं कहा जाएगा एज पर द न्यू डेफिनेशन। तो ओनली 8.7% ऑफ द अर्लियर रिकॉग्नाइज्ड हिल्स एज पार्ट ऑफ अरावली विल बी नाउ कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ अरावली हिल्स एज पर द न्यू डेफिनेशन। तो 90% से भी ज़्यादा जो हिल्स हैं, नाउ दे आर ऑफिशियली नॉट अरावली हिल्स, दैट मीन्स दे कुड बी सब्जेक्टेड टू माइनिंग एंड रियल एस्टेट डेवलपमेंट। तो इस कारण से जो नया डेफिनीशन है अरावली हिल्स का, इससे डिस्ट्रक्शन ज़्यादा हो सकता है कंजर्वेशन के मुकाबले। अगेन ये जो अरावली हिल की डेफिनीशन की बात है, ये देखा जा सकता है इन लाइन विथ डाइवर्जेंस बिटवीन इन्वायरमेंट कंजर्वेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। बीच का रास्ता होना चाहिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट, लेकिन क्या एग्जैक्टली बीच का रास्ता है, व्हाट एग्जैक्टली वुड बी कंसिडर्ड अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, दैट ऑलवेज रिमेन्स डिबेटेबल। तो इस केस में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने अपने हिसाब से डेफिनेशन दिया है, लेकिन एनवायरमेंटलिस्ट कह रहे हैं कि ये डेफिनेशन बहुत लिबरल है फॉर इंडस्ट्रीज, और इस कारण से अरावली इकोसिस्टम को डैमेज हो सकता है। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट इंडिया ओमान comprehensive economic partnership agreement. Important from our syllabus GS पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैज विजिटेड ओमान रिसेंटली। 3 देशों की टूर पे वो निकले, उसमें से एक ओमान भी है। और ओमान के साथ भारत ने इस टूर के दौरान एक कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीमेंट विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेड साइन किया है, जिसका नाम है इंडिया ओमान सीपा, इंडिया ओमान कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। As per this India Oman Comprehensive Economic Partnership Agreement, now 98% of Indian products that are being exported to Oman, उस पे अब 0 import duty लगाएगा ओमान।
वैसे ही ओमानियन प्रोडक्ट्स जो भारत में आते हैं उनमें भी ज़्यादातर प्रोडक्ट्स के ऊपर अब भारत इंपोर्ट ड्यूटी को एग्जेम्प्ट कर देगा। ये जो इंडिया ओमान सीपा साइन हुआ है, इस कारण से भारत के जो प्रोडक्ट्स ओमान में एक्सपोर्ट होते हैं उनको फ़ायदा मिलेगा। अब वो ओमानियन मार्केट को और ज़्यादा कैप्चर कर सकते हैं। इसमें ज़्यादातर फ़ायदा मिलेगा लेबर इंटेंसिव सेक्टर को। वो लेबर इंटेंसिव सेक्टर के प्रोडक्ट्स जैसे कि टेक्सटाइल, गारमेंट्स, लेदर, फुटवेयर, प्लास्टिक्स, इनको जीरो इंपोर्ट ड्यूटी लगाया जाएगा इनके ऊपर। तो इस कारण से इन सेक्टर को फायदा हो सकता है बिकॉज ऑफ दिस न्यू एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड ओमान। अगर बात की जाए सीपा की, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट की, तो इट इज अ डीपर एंड ब्रॉडर फॉर्म ऑफ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट दो देशों के बीच में जब साइन होती है तो वहां पे मेनली फोकस किया जाता है लिबरलाइज तरीके से ट्रेड करने को इन गुड्स। गुड्स में लिबरलाइज तरीके से ट्रेड करें, यानी कि टैरिफ रेट्स को हम लोग रिड्यूस कर दें। लेकिन सीपा इज ब्रॉडर देन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। इट कवर्स ट्रेड इन गुड्स एज वेल एज सर्विसेज, प्लस इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करता है एक दूसरे के देशों में। इट ऑल्सो सपोर्ट्स मूवमेंट ऑफ प्रोफेशनल्स, यानी कि अब सीपा एग्रीमेंट जब साइन हो गया है भारत और ओमान के बीच में, तो प्रोफेशनल्स फ्रॉम इंडिया कैन मूव टू Oman, and professionals from Oman can likewise come to India in quite liberalized manner। अब उतना रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा, डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट अब एक दूसरे देशों में जाकर के काम कर सकते हैं बिकॉज ऑफ सीपा। भारत और ओमान के बीच में जो ट्रेड है अभी तक का, उसकी अगर हम बात करें तो अभी तक तो ट्रेड लगभग 10 बिलियन डॉलर के आसपास है, जिसमें ओमान का ट्रेड सरप्लस है। यानी कि भारत लगभग 4 बिलियन डॉलर के आसपास का सामान एक्सपोर्ट करता है ओमान में और लगभग 6.5 बिलियन डॉलर का सामान इंपोर्ट करता है। बीच में 2023 में ओमान से होने वाला जो इंपोर्ट है भारत के अंदर वो ड्रास्टिकली नीचे गया था, क्योंकि ये वो वक्त था जब भारत ने रसिया के साथ क्रूड ऑयल इंपोर्ट करना बढ़ा दिया था, और इस कारण से ओमान से हमने एनर्जी रिसोर्सेज, क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस खरीदना कम कर दिया था। और ये कारण है कि ओमान से हमारा जो इंपोर्ट है ड्रास्टिकली 2023-24 में कम हुआ था। अब रसिया से धीरे धीरे हम लोग इंपोर्ट ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज जैसे कि क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस रिड्यूस कर रहे हैं। तो अगेन वी आर गोइंग बैक टू आवर ट्रेडिशनल एनर्जी सप्लायर्स फ्रॉम गल्फ कंट्रीज लाइक ओमान, सऊदी अरबिया, कुवैत, इराक। तो इन सब के साथ भारत ने एनर्जी रिसोर्सेज, क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस खरीदना कम कर दिया था 2023-24 में, जब हमने रसिया के साथ तेल खरीदना बढ़ा दिया था, क्योंकि रसिया के ऊपर ट्रेड सैंक्शंस लगाया था अमेरिका ने, जिस कारण से रसिया ज़्यादातर देशों को तेल बेच नहीं पा रहा था, नेचुरल गैस बेच नहीं पा रहा था। तो फिर उस मौके पे भारत ने फैसला किया कि इट विल बाई ऑयल एंड नेचुरल गैस फ्रॉम रसिया एट कंसेशनल रेट्स। तो ये है रिलेशन कि क्यों, ये है कारण कि क्यों ओमान के साथ हमारा जो ट्रेड हुआ, डिप हुआ था बीच में, और अब वापस से रिकवर कर रहा है। ये जितने भी वेस्ट एशियन कंट्रीज हैं, दे आर, मोस्ट ऑफ देम आर रिच इन ऑयल एंड नेचुरल गैस, एनर्जी सरप्लस देश है, और हमारा देश भारत एक एनर्जी डेफिशिएंट कंट्री है। दैट इज वाई देयर इज अ कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड दीज वेस्ट एशियन कंट्रीज। तो ओमान के साथ हमारा इन जनरल ट्रेड लगभग 10 बिलियन डॉलर का है, लेकिन ट्रेड डेफिसिट है भारत के लिए। ओमान से हम सामान इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं, एक्सपोर्ट कम करते हैं। जितना भी हम इंपोर्ट करते हैं ओमान से, उसका लगभग 40% जो है वो क्रूड ऑयल एंड पेट्रोलियम गैसेज हैं। अब ये जो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन हुआ है, उसके बाद आप उम्मीद कर सकते हैं कि भारत का एक्सपोर्ट भी ओमान के अंदर अब बढ़ेगा। ओवरऑल ट्रेड भी 10 बिलियन डॉलर से ज़्यादा होगा। ये जो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट है, ये एक बड़ा ही महत्वपूर्ण मोमेंट में साइन किया गया है, क्योंकि हाल फिलहाल में क्या देखा जा रहा है, पिछले कुछ महीनों से अमेरिका इज इम्पोजिंग ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस ओवर इंडिया। टैरिफ रेट्स बढ़ा दिए हैं ज़्यादातर प्रोडक्ट्स के ऊपर 50% तक। यूरोपियन यूनियन इज ऑल्सो टॉकिंग अबाउट कार्बन टैक्स, यानी कि जो प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस इमिशन करके बनाए जाते हैं, उनको यूरोपियन यूनियन के देशों में एक्सपोर्ट करने से पहले बहुत ज़्यादा टैक्स भरना पड़ेगा, कार्बन बॉर्डर टैक्स भरना पड़ेगा। तो इंडियन प्रोडक्ट्स को ये जो यूरोपियन यूनियन का कार्बन टैक्स कॉन्सेप्ट है उससे नुकसान हो सकता है। तो नाउ इंडिया इज लुकिंग फॉरवर्ड टू हैव कंट्रीज जहां से वो फ्री तरीके से ट्रेड कर पाए और अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट कर पाए, और इस कॉन्टेक्स्ट में इंडिया ओमान कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट कुड बी यूजफुल। प्लस ये जो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल कंट्रीज हैं, जीसीसी कंट्रीज, तो वेस्ट एशिया के अंदर ये 6 देश
मिल करके उन्होंने एक ग्रुप बनाया है GCC, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। ये 6 देश हैं, सऊदी अरबिया, ओमान, UAE, कतर, बहरीन एंड कुवैत। इन GCC कंट्रीज के साथ भारत चाहता है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो, सबके साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो। और अभी हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट सिर्फ UAE के साथ है इन द GCC कंट्रीज, जिसके साथ हमने 2022 में कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन किया था। अब 2025 में ओमान के साथ हमारा कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन हो गया है। तो इस तरीके से अब 2 देशों के साथ जब GCC के कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट हो गया है, तो आने वाले टाइम में इंडिया होप्स कि अदर कंट्रीज ऑफ GCC लाइक सऊदी अरबिया, कतर, बहरीन एंड कुवैत विल आल्सो एंटर इनटू कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट विद इंडिया, एंड दैट इज व्हाई दिस current agreement between India and Oman is being seen as gateway for India to GCC plus Central Asian countries, African countries and Europe. This partnership agreement with Oman will work as a basic standard template, जिसके बेसिस पे बाकी देशों के साथ भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो सकते हैं। तो ये है सिग्निफिकेंस इस इंडिया ओमान सीपा एग्रीमेंट का। GCC के ऊपर सिंपल सा प्रश्न पूछ लिया था UPSC ने साल 2016 में, ये है वो प्रश्न। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट ध्रुव 64 माइक्रो प्रोसेसर, इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस GS पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू। ध्रुव 64 इंडिजीनस यानी कि हमारे देश का बना हुआ पहला 100 गीगाहर्ट्ज 60 बिट डुअल कोर माइक्रो प्रोसेसर है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमारे देश का बना हुआ पहला माइक्रो प्रोसेसर है, ये नहीं कह रहा हूं मैं, लेकिन 100 गीगाहर्ट्ज एंड 64 बिट वाला पहला इंडिजीनस माइक्रो प्रोसेसर है। इसको बनाया है CDAC ने, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग ने, अंडर माइक्रो प्रोसेसर डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो ये ध्रुव 64 से पहले भी इंडिजीनस माइक्रो प्रोसेसर बनाए जा चुके हैं हमारे देश में। ये है ध्रुव 64। उसके पहले द जैज 64, द जैज 32 ये सब बनाए जा चुके थे, लेकिन ये इनका जो क्लॉक स्पीड था वो 100 मेगाहर्ट्ज था। ध्रुव 64 का क्लॉक स्पीड है 1 गीगाहर्ट्ज डुअल कोर। और आने वाले टाइम में और भी माइक्रो प्रोसेसर अंडर डेवलपमेंट हैं, जैसे कि धनुष एंड धनुष प्लस। ये जो ध्रुव 64 माइक्रो प्रोसेसर डेवलप किया गया है इंडिजिनसली भारत के अंदर, इट इज सपोर्टेड बाय डिजिटल इंडिया RISC-V प्रोग्राम। तो ये प्रोग्राम के बारे में अच्छे से समझना बहुत जरूरी है। क्या है डिजिटल इंडिया RISC-V प्रोग्राम, जिसको शॉर्ट में कहा जाता है DIRV। व्हाट इज डिजिटल इंडिया RISC-V प्रोग्राम, DIRV प्रोग्राम? इसके लिए पहले हमें समझना होगा RISC-V के बारे में कि व्हाट इज RISC-V। देखिए, RISC is basically free set of instructions that guides how a microprocessor should work। देखिए, सबसे पहले समझिए कि ये जैसे अपने सामने आप देख रहे हैं, ये एक माइक्रो प्रोसेसर चिप है। इस माइक्रो प्रोसेसर चिप के अंदर बड़ा छोटे लेवल पे, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे इंटरनल सर्किट्स बना होता है। और इन माइक्रो प्रोसेसर चिप में सेमीकंडक्टर मटेरियल लगा होता है, मेनली सिलिकॉन का। तो ये एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है एक माइक्रो प्रोसेसर चिप का, जो हमारे कंप्यूटिंग डिवाइसेस में लगे होते हैं, CPU वगैरह में लगे रहते हैं, CPU, GPU, TPU, इन सब में। ये है एक माइक्रो प्रोसेसर चिप। माइक्रो प्रोसेसर चिप में होता क्या है, मैंने आपको बताया, इंटरनल सर्किट होता है ओवर अ सेमीकंडक्टर मटेरियल विच इज मेनली मेड अप ऑफ सिलिकॉन। माइक्रो प्रोसेसर चिप्स करते क्या है, ये तमाम प्रोसेसिंग एक्टिविटीज ऑफ द कंप्यूटर करते हैं। यानी कि आप कैसा कह सकते हैं कि ये कंप्यूटर का ब्रेन से है। जैसे हमारे बॉडी के अंदर हमारा ब्रेन मेनली थिंकिंग एक्टिविटी करता है, इंफॉर्मेशन को स्टोर करना और प्रोसेस करना। ब्रेन के अंदर जो न्यूरॉन्स होते हैं वहाँ पे इंफॉर्मेशन स्टोर होता है, फिर प्रोसेसिंग होता है। वैसे ही हमारे कंप्यूटर का ये ब्रेन है, यहाँ पे इंफॉर्मेशन स्टोर होता है और प्रोसेस होता है। इसीलिए इनको कहा जाता है माइक्रो प्रोसेसर्स। अब माइक्रो प्रोसेसर्स को काम करने के लिए कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस चाहिए। किसी भी माइक्रो प्रोसेसर चिप को बनाने के लिए उसमें कुछ बेसिक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस पहले से दिए जाने चाहिए, उनको कुछ बेसिक गाइडलाइंस दिए जाने चाहिए, जिसकी मदद से वो माइक्रो प्रोसेसर चिप काम कर पाए।
अब ज्यादातर जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं विच आर नीडेड फॉर डेवलपमेंट ऑफ ए माइक्रो प्रोसेसर चिप, जैसे कि ARM या इंटेल 86, दे आर ओन्ड बाय बिग माइक्रो प्रोसेसर कंपनीज। तो इन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जिनकी मदद से माइक्रो प्रोसेसर चिप बनाए जा सकते हैं। अब देखिए, माइक्रो प्रोसेसर चिप में जो मटेरियल पार्ट है वो तो आप समझ गए कि इंटीग्रेटेड सर्किट है, सिलिकॉन लगा हुआ है, सेमीकंडक्टर मटेरियल। लेकिन उसके अंदर की जो कोर आइडिया है, प्लानिंग है, कॉन्सेप्ट, किस तरीके से माइक्रो प्रोसेसर्स अपनी प्रोसेसिंग एक्टिविटी करेगा, वो जो है उसको कहा जाता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस विच आर रिक्वायर्ड फॉर ए माइक्रो प्रोसेसर टू वर्क। अब सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट आर कॉमर्शियल इन नेचर, वो बड़ी बड़ी कंपनियों ने जैसे इंटेल, एनवीडिया, इन सब ने डेवलप किया है। लेकिन कैलिफोर्निया, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया ने 2010 में कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस बनाए माइक्रो प्रोसेसर्स के काम करने के लिए, और उनको ओपनली अवेलेबल करा दिया सबको, ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल करा दिए। यानी कि माइक्रो प्रोसेसर चिप बनाने के लिए जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस चाहिए, कोर कॉन्सेप्ट चाहिए माइक्रो प्रोसेसर चिप बनाने के लिए। एक बार फिर से समझते हैं, किसी भी सामान को बनाने के लिए, खासकर टेक्निकल एंटिटीज को बनाने के लिए, मटेरियल तो चाहिए ही, मटेरियल प्रोडक्ट जैसे कि सेमीकंडक्टर एंड ऑल, प्लस कुछ कॉन्सेप्ट्स भी चाहिए, कुछ आइडियाज भी चाहिए। तो मटेरियल तो हो गया सेमीकंडक्टर चिप्स एंड ऑल। वो जो आइडिया है जिसकी मदद से माइक्रो प्रोसेसर चिप काम करेगा, वो आइडिया या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस बड़ी बड़ी कंपनियों के पास है, और उनको अगर किसी रिसर्च कंपनी को लेना है जिसकी मदद से वो अपना चिप बना पाए, तो फिर बहुत पैसा देना पड़ेगा। किसी साइंटिस्ट को उसको अगर लेना है, यूज करना है ARM या इंटेल 86, तो उसको पैसा देना पड़ेगा इंटेल को, एनवीडिया जैसी कंपनी को, जो बहुत कॉस्टली है। लेकिन द कॉन्सेप्ट बिहाइंड अ माइक्रो प्रोसेसर चिप दैट इज नीडेड टू डेवलप ए माइक्रो प्रोसेसर चिप, इसको डेवलप किया यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के रिसर्चर्स ने, और उन्होंने ओपन प्लेटफॉर्म पे इसको अवेलेबल करा दिया, और उसी का नाम है रिस्क। रिस्क का पहली बार रिलीज किया गया था 2010 में, और उसके बाद से ये टाइम टू टाइम डेवलप हुआ है। तो अभी जो यूज हो रहा है रिस्क का, वो है 5th जनरेशन रिस्क कॉन्सेप्ट। तो आज के टाइम में जो फ्रीली अवेलेबल कॉन्सेप्ट हैं फॉर डेवलपमेंट ऑफ माइक्रो प्रोसेसर चिप्स, वो है 5th जनरेशन के रिस्क। तो एक बार अब पढ़ लेते हैं। रिस्क 5 डेवलप्ड बाय रिसर्चर्स एट यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया and it is in use since 2010. What is RISC? It is an open set of instructions available for scientists, companies, universities, students to build their microprocessor on their own. आपको अब ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस या आइडियाज मिल जा रहे हैं ओपन प्लेटफॉर्म पे, जिसका आप इस्तेमाल करके, जैसे कैसे चैट जीपीटी की मदद से अब आप कोडिंग भी कर सकते हैं। वो एक ओपन प्लेटफॉर्म है जिसकी मदद से आप उसको सेट ऑफ आइडियाज दें, वो आपके लिए कोडिंग कर देगा। वैसे ही ये रिस्क 5 एक ओपन प्लेटफॉर्म है जिसकी मदद से आप खुद के माइक्रो प्रोसेसर चिप्स बना सकते हैं। जो कॉन्सेप्ट चाहिए माइक्रो प्रोसेसर चिप्स के फंक्शन करने के लिए, वो रिस्क 5 अवेलेबल कराता है फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन ओपन प्लेटफॉर्म। अब रिस्क 5 जो कॉन्सेप्ट है, जो ओपन प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, इसकी मदद से भारत के अंदर माइक्रो प्रोसेसर चिप एक्टिविटी का मैन्युफैक्चरिंग प्रमोट हो, ज़्यादा से ज़्यादा रिस्क 5 बेस्ड माइक्रो प्रोसेसर्स हमारे देश में बने। इसके लिए भारत सरकार ने 2022 में एक प्रोग्राम लॉन्च किया जिसका नाम है DIRV प्रोग्राम, दैट इज डिजिटल इंडिया रिस्क 5 प्रोग्राम। यानी कि रिस्क 5 5th जनरेशन वाला जो रिस्क ओपन सोर्स कंटेंट है फॉर माइक्रो प्रोसेसर क्रिएशन, उसका इस्तेमाल करके हमारे देश में ज़्यादा से ज़्यादा चिप्स बनाए जाए, माइक्रो प्रोसेसर चिप। इसके लिए भारत सरकार ने लॉन्च किया है DIR5 प्रोग्राम, और इसी DIR5 प्रोग्राम के अंतर्गत डेवलप हुआ है हमारा ध्रुव 64।
इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। ऐसा सवाल आपसे मेंस में पूछा जा सकता है कि माइक्रो प्रोसेसर चिप होते क्या हैं। तो बेसिकली वो इंटीग्रेटेड सर्किट होते हैं दैट परफॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग फंक्शन इन अ कंप्यूटर एंड दे आर मेड अप ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल्स। इनका और फिर आपसे पूछा जा सकता है कि क्या है डिजिटल इंडिया रिस्क 5 प्रोग्राम। तो डिजिटल इंडिया रिस्क 5 प्रोग्राम इज बिल्ड ऑन रिस्क 5 एन ओपन सोर्स माइक्रो प्रोसेसर कॉन्सेप्ट डेवलप्ड बाय यूनिवर्सिटी ऑफ बर्कले। उसको इस्तेमाल करके DRV5 प्रोग्राम लाया गया है भारत के अंदर, जिसकी मदद से हमारे यहाँ पे माइक्रो प्रोसेसर चिप्स बनाए जा रहे हैं। और उसी के अंतर्गत ध्रुव 64 हाल फिलहाल में 64 बिट 1 गीगाहर्ट्ज वाला माइक्रो प्रोसेसर हमारे देश में बनाया गया है। और भी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स मैंने यहाँ लिख करके दे दिए हैं जो चिप डिजाइनिंग के लिए हमारे देश में चल रहा है। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, जिसके अंतर्गत सेमीकंडक्टर मटेरियल्स बनाए जाएंगे जिसकी मदद से माइक्रो प्रोसेसर चिप बने। उसके अलावा चिप टू स्टार्टअप प्रोग्राम, डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम एंड ऑल, ये सब चल रहा है भारत के अंदर माइक्रो प्रोसेसर चिप मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी को प्रमोट करने के लिए। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट भारत स्टेज इमिशन स्टैंडर्ड्स, इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, भारत स्टेज इमिशन स्टैंडर्ड्स ले डाउन करता है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड विच फंक्शंस अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ये स्टैंडर्ड्स होते हैं फॉर व्हीकल्स एंड फ्यूल्स यूज्ड इन दैट व्हीकल, ताकि उन व्हीकल्स, मोटर व्हीकल से जो इमिशन है वो एक पर्टिकुलर लेवल से ज़्यादा ना हो। पहली बार भारत स्टेज इमिशन स्टैंडर्ड को अडॉप्ट किया गया था साल 2000 में। भारत स्टेज इमिशन स्टैंडर्ड जो है, इट हैज़ बीन डेवलप्ड इन लाइन विथ यूरोपियन यूनियन नॉर्म्स, यूरोपियन यूनियन इमिशन स्टैंडर्ड्स के लाइन में ही बनाया गया है। पहले बार भारत स्टेज इमिशन स्टैंडर्ड लिया गया साल 2000 में। फिर भारत स्टेज सेकंड यानी कि थोड़ा हायर लेवल का, यानी कि मोर रिस्ट्रिक्टिव इमिशन स्टैंडर्ड लाया गया 2005 में। फिर BS3 लाया गया 2010 में। फिर BS4 लाया गया 2017 में। और 2020 में इंडिया मूव फ्रॉम BS4 टू BS6, यानी कि BS5 वाला जो स्टेज था जिसमें BS4 की तुलना में तो बेहतर इंजन बनेंगे, बेहतर फ्यूल इस्तेमाल होंगे, बट उससे भी हायर स्टैंडर्ड था BS6 वाला। 2020 में भारत सरकार ने फैसला किया कि भारत अब BS4 से सीधा जाएगा BS6 में। तो हमारे देश में BS5 स्टैंडर्ड कभी आया ही नहीं। BS6 वॉज लॉन्च्ड ऑन 1 अप्रैल 2020, यानी कि भारत सरकार ने नियम बनाया था कि 1 अप्रैल 2020 के बाद से कार या बाइक बनाने वाली कंपनियां सिर्फ BS6 स्टैंडर्ड्स वाली व्हीकल ही बनाएंगे और बेचेंगे। एक बात आप ध्यान रखिए कि ये जो भारत स्टेज स्टैंडर्ड नॉर्म्स हैं, ये सिर्फ व्हीकल्स के लिए नहीं है, यानी कि सिर्फ कार की इंजन्स बेहतर नहीं होंगी, उस हिसाब से फ्यूल्स को भी बेहतर करना होगा। जो रिफाइनिंग कंपनियां हैं, IOCL, ONGC, रिलायंस जैसे, उनके ऊपर भी ये स्टैंडर्ड्स लागू होते हैं कि अब BS6 वाले फ्यूल्स आपको बनाने हैं। तो BS स्टैंडर्ड जो है, इट इज फॉर इंजन्स एज वेल एज फ्यूल्स, दोनों के लिए होता है। तो अगर कहा गया कि BS4 नहीं, अब हम लोग BS6 को फॉलो करेंगे 1 अप्रैल 2020 से, तो इसका मतलब कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां अब नए स्टैंडर्ड्स को फॉलो करेंगी जिसमें वो क्लीनर मोटर व्हीकल बनाएंगी, बेहतर मोटर व्हीकल बनाएंगी। साथ ही साथ जो फ्यूल बनाने वाली कंपनियां हैं, दे विल ऑल्सो मेक क्लीनर फ्यूल। उसमें मेनली होता क्या है, BS स्टैंडर्ड्स में ले डाउन किया जाता है कि आपका जो कार है और जो आपका फ्यूल है वो मैक्सिमम इतना नाइट्रोजन ऑक्साइड, इतना सल्फर ऑक्साइड इमिट कर सकता है। तो BS4 स्टैंडर्ड में जैसे कि 50 पार्ट पर मिलियन सल्फर कंटेंट इमिशन अलाउड था फ्रॉम डीजल व्हीकल एंड 30 पार्ट पर मिलियन सल्फर कंटेंट इमिशन अलाउड था फ्रॉम पेट्रोल व्हीकल। BS6 में अब सल्फर इमिशन की लिमिट को घटा करके कर दिया गया 10। तो इस तरीके से नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, पार्टिकुलेट मैटर, इन सब का इमिशन का लेवल क्या होना चाहिए वो अलग अलग BS नॉर्म्स में थोड़ा और स्ट्रिंजेंट हो जाता है। तो BS6 अभी हमारे देश में फॉलो हो रहा है फॉर इंजन्स एज वेल एज फ्यूल्स। न्यूज सिंपल है, हाल फिलहाल में दिल्ली सरकार ने एक फैसला निकाला है जिसके हिसाब से दिल्ली की बाहर की जितनी भी
BS4 गाड़ियां हैं, यानी कि नॉन BS6 गाड़ियां हैं, वो दिल्ली में अभी इंटर नहीं कर सकती। यानी कि अगर आपने अपनी कार खरीदी, बाइक खरीदी 2020 से पहले, तो BS4 गाड़ी होगी, BS4 व्हीकल होगा। अगर वो दिल्ली में रजिस्टर्ड नहीं है, हरियाणा में है, पंजाब में रजिस्टर्ड है, तो आप उसको दिल्ली में लेकर के अभी इंटर नहीं कर सकते, बिकॉज BS4 व्हीकल्स आर मोर पॉल्यूटिंग एज कंपेयर टू BS6। और हाल फिलहाल में दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन का लेवल ज़्यादा है, तो उसको कर्ब करने के लिए फैसला लिया गया है। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। भारतीय न्याय संहिता से रिलेटेड ऑफकोर्स दूसरा स्टेटमेंट गलत है, सुप्रीम कोर्ट ने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर नहीं किया है। यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन ए। यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट सही हैं और यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।